फिल्म की शुरुआत एक आईटी फर्म में होती है जहां फ्लोर मैनेजर ग्रेग विटल अपने दिवा स्वप्नों में डूबा हुआ है। वह एक खूबसूरत जगह की तस्वीरें बना रहा है जिसके बारे में वह सोचता है कि वह केवल उसकी कल्पना में ही मौजूद है। ये रेखाचित्र अविश्वसनीय रूप से विस्तृत हैं और ग्रेग उन्हें वास्तविक रूप में देखने में सक्षम प्रतीत होते हैं। कुछ ही समय बाद उसकी बेटी एमिली उसे फोन करती है और सप्ताहांत में अपने स्नातक समारोह में आमंत्रित करती है। ग्रेग थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसकी अन्य योजनाएं हैं, लेकिन अंततः वह उसके विशेष दिन पर आने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही फोन कॉल खत्म होती है, ग्रेग अपने स्केचिंग पर वापस चला जाता है। काम के दौरान मानसिक रूप से स्विच ऑफ करने की उनकी आदत उनके सहकर्मियों के लिए काफी परेशानी का कारण बन रही है। इसके चलते उसे सीईओ ब्योर्न के कार्यालय जाना पड़ता है, जहां उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह समाचार सुनकर ग्रेग स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे अपने दिवा स्वप्न की स्थिति में वापस चला जाता है। बॉस, जो उसकी लापरवाही से चिंतित है, उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आता है, लेकिन ठीक इसी समय ग्रेग अचानक भाग जाता है, जिससे ब्योर्न चौंक जाता है। वह पीछे की ओर ठोकर खाता है और उसका सिर मेज के किनारे से टकराता है। ग्रेग अपने होश में आता है और अपने बॉस की जांच करता है, लेकिन पाता है कि उसकी नब्ज नहीं चल रही है। इस डर से कि उसे ब्योर्न की मौत के लिए दोषी ठहराया जाएगा, वह भागने या शव को छिपाने का रास्ता खोजता है। वह ब्योर्न की आस्तीन को खिड़की पर लटकाकर उसे सहारा देता है, फिर उसके शरीर को पर्दे से ढक देता है। इसके बाद ग्रेग दोपहर के भोजन के लिए कुछ लेने के बहाने कार्यालय से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह पास के एक बार में पहुंचता है और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत व्हिस्की का डबल शॉट ऑर्डर करता है। वह बेसब्री से ड्रिंक का इंतजार कर रहा है जब वह एक महिला को उत्सुकता से उसकी ओर देखता हुआ देखता है। महिला कुछ बार अपना हाथ हिलाती है, जिससे बार में आवाजें कुछ देर के लिए दब जाती हैं। जब ग्रेग देखता है कि वह क्या कर रही है, तो महिला उसके पास आती है और उसे असली व्यक्ति कहती है। फिर वह अपना परिचय इसाबेल के रूप में देती है और उसे अपने बूथ पर आमंत्रित करती है। उलझन में ग्रेग उसकी मेज पर उसके साथ शामिल हो जाता है, जहां वह बताती है कि जहां वे बैठे हैं वहां से ब्योर्न का शरीर दिखाई दे रहा है। इसाबेल ने मदद की पेशकश की और दावा किया कि वह इस पूरी स्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। बदले में वह उससे अपने पूर्व प्रेमी से एक पीला ताबीज वापस लाने के लिए कहती है, जो ग्रेग की तरह उसकी शक्तियों से प्रतिरक्षित है। भ्रमित ग्रेग, जो धैर्यपूर्वक सुन रहा है, उसे पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रही है। इसलिए इसाबेल स्पष्ट करती हैं कि उनके विपरीत वे जिन लोगों को वर्तमान में देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश वास्तविक नहीं है। ये लोग बस उस सिमुलेशन का हिस्सा हैं जिसे उसने बनाया है। ग्रेग अभी भी संशय में है, लेकिन उसके पास उसके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाथरूम में उसे इसाबेल का पूर्व प्रेमी मिलता है, जो नशे में बेहोश हो गया है। उसके हाथ में पीला ताबीज है, जिसके बारे में इसाबेल का दावा है कि उसमें विशेष क्रिस्टल हैं, जो इस नकली दुनिया में हेरफेर कर सकते हैं। ग्रेग उसे आसानी से प्राप्त करता है और उसे लौटा देता है। अब जब उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, इसाबेल ने उसकी समस्या को ठीक करने का वादा किया है। वह उसका हाथ पकड़ती है, अपनी आंखें बंद करती है और अचानक बाहर का सूरज और अधिक चमकने लगता है। ब्योर्न का शरीर कार्यालय की खिड़की से नीचे फिसलकर फुटपाथ पर गिर जाता है। स्तब्ध होकर ग्रेग जल्दी से बार से बाहर निकलता है और घटनास्थल पर जाता है। उनके सहकर्मियों ने इस घटना को देखा और अब उनका मानना है कि बॉस ने कूदकर जान दे दी। इसके बाद इसाबेल ग्रेग का फोन बेचती है और उसे एक पुल के किनारे बेघर समुदाय में ले जाती है। वह उससे कहती है कि ब्योर्न का मामला बंद होने तक वह यहीं रहे। ग्रेग घर जाना चाहता है, लेकिन उसने अपना सारा पैसा, चाबियां और आईडी वहीं छोड़ दिया है, कार्यालय में पीछे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह मोटल में इसलिए रह रहे थे क्योंकि हाल ही में उनका तलाक हुआ है। इसाबेल फिर उसे प्रोत्साहित करती है कि वह सुरक्षित होते ही अपने जीवन में वापस लौट आए। उस शाम ग्रेग ने अफसोस जताया कि ब्योर्न एक अच्छा इंसान था और वह मरने लायक नहीं था। इसाबेल उसकी भावनाओं से सहानुभूति रखती है, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि ब्योर्न एक वास्तविक व्यक्ति नहीं था। यह दिखाने के लिए कि उसका क्या मतलब है, इसाबेल ने उसे एक लाइटर दिया और उसे कुछ फीट की दूरी पर मोमबत्तियों का एक गुच्छा जलाने के लिए कहा। ग्रेग भ्रमित होते हुए भी लाइटर लेता है और खुद को कार्य करते हुए कल्पना करता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मोमबत्तियां एक एक करके जलने लगीं। यह इसाबेल की बात को साबित करता है। यह दुनिया एक अनुकरण है और वे वास्तव में असली लोग हैं जो दुनिया में हेरफेर कर सकते हैं। डिनर के दौरान ग्रेग अपने रेखा चित्र इसाबेल को दिखाता है और बताता है कि कैसे विवरण उसके लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं। ये सभी एक महिला की है जिसके हाथ में सिगरेट है और जो इसाबेल जैसी दिखती है। फिर वह बताती है कि उनके रेखा चित्र इस नकली दुनिया से बाहर उनकी वास्तविक जिंदगी है। अगले दिन एमिली अपने भाई आर्थर से मिलने जाती है और बताती है कि उसने अपने पिता से अपने ग्रेजुएशन समारोह में आने के लिए कहा है, लेकिन आर्थर उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता और यहाँ तक कि कई बार बताता है कि ग्रेग एक अनुपस्थित पिता रहा है। दूसरी तरफ ग्रेग इसाबेल के साथ दिन बिताता है, जो उसके साथ पीले क्रिस्टल साझा करती है। वे एक स्थानीय आइस रिंक पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, स्केटिंग करते हैं और बाथरूम में मस्ती करते हैं। वे विकृत पुरुषों को दंडित करने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस शक्तियों का भी उपयोग करते हैं। यह स्पष्ट है कि ग्रेग को अब ब्योर्न की मौत के बारे में कोई अपराध बोध महसूस नहीं होता और वह इसाबेल पर अधिक से अधिक भरोसा करने लगा है। बाद में जब वे एक फास्ट फूड रेस्तरां की ओर जा रहे थे, इसाबेल ने देखा कि कुछ मीटर आगे एक कार आकर रुकी। अंदर का आदमी ऐसी महिलाओं की तलाश में है जो पैसे के लिए संभोग करेंगी। वह उस आदमी से बात करती है, जबकि ग्रेग अपना लंच लेने के लिए रेस्तरां में जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो वह बाहर इसाबेल को ढूंढता है और उसे कार में बैठा
बैठते और जाते देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ग्रेग फिर रेस्तरां से बाहर निकल जाता है, इस बात से अनजान कि उसका बेटा आर्थर पास में बैठा है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ग्रेग रेस्तरां के बाहर इसाबेल का इंतजार करता है। रेस्तरां के कैशियर को उस पर दया भी आती है और वह उसे बासी खाने का एक थैला थमा देता है। अंत में इसाबेल आती है और वह बिना कोई सवाल पूछे उसके साथ खाना बांटता है। उस शाम बाद में इसाबेल ग्रेग को सड़क पर छोड़ देती है और खुद एक छायादार अपार्टमेंट में चली जाती है। वह अपने पूर्व प्रेमी कैंडो से मिलती है और उससे अपने ताबीज को पीले क्रिस्टल से भरने के लिए कहती है। इस बीच एमिली अपने पिता को ढूंढती है और आंसू भरी आंखों से उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। ग्रेग इंतजार करने पर जोर देता है और कहता है कि उसका एक दोस्त है जो थोड़ी देर में आ जाएगा। वह एमिली से वादा करता है कि वह उसके स्नातक समारोह में शामिल होगा, लेकिन किशोरी ने खुलासा किया कि समारोह 2 सप्ताह पहले हुआ था। यह देखकर कि उसके पिता उलझन में हैं, वह अपनी स्नातक की तस्वीर के पीछे अपना नंबर छोड़ देती है। कुछ क्षण बाद इसाबेल, जिसने पिता पुत्री की जोड़ी को बात करते देखा था, वापस लौटती है। वह ग्रेग से कहती है कि वह एमिली को भूल जाए क्योंकि वह असली इंसान नहीं है, लेकिन इससे वह और क्रोधित हो जाता है और दोनों में हल्की बहस हो जाती है। जब यह सब हो रहा होता है तो एक संदिग्ध दिखने वाली वैन उनके पास आकर रुकती है। अंदर मौजूद आदमी के पास बंदूक है और वह उनसे पैसे की मांग करने लगता है। क्रोधित होकर ग्रेग इसाबेल के ताबीज से कुछ पीले क्रिस्टल लेता है और अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों का उपयोग करके वैन को कुचल देता है, लेकिन इससे उसे उल्टी होने लगती है क्योंकि उसने एक ही बार में अपनी बहुत सारी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था। दृश्य अगली सुबह में बदल जाता है, जहां ग्रेग इसाबेल के तंबू में जागता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता है। वह अपने रेखा चित्रों को पास में टंगा हुआ देखता है और टहलने जाने से पहले तुरंत उन्हें इकट्ठा कर लेता है। ग्रेग जल्द ही एक पे फोन पर पहुंचता है और एमिली को उस नंबर से कॉल करता है जो उसने अपनी फोटो के पीछे छोड़ा था। हालांकि कॉल का उत्तर नहीं मिलता है और ग्रेग को उसके वॉइसमेल पर एक संदेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वह अंततः तंबू में वापस लौटता है तो इसाबेल उसे छोड़ने के लिए उसे डांटती है। यह पता चला है कि जब वे दोनों बाहर गए थे तब किसी ने सभी पीले क्रिस्टल चुरा लिए थे। जब इसाबेल को पता चलता है कि ग्रेग ने उसके चित्र भी ले लिए हैं तो वह उस पर उसे छोड़ना चाहने का आरोप लगाती है। ये संदेह तब और मजबूत हो जाता है जब उसे उसकी जेब में एमिली की तस्वीर मिलती है। फिर वह इस बात पर जोर देती है कि यह दुनिया वास्तविक नहीं है और उसे फिर से भ्रम में खींचा जा रहा है। अपनी बात को साबित करने के लिए इसाबेल ने कई नीले क्रिस्टल वाली एक टेस्ट ट्यूब निकाली। वह कहती हैं कि इन क्रिस्टलों को विशेष रूप से उन्हें इस नकली दुनिया से बाहर निकालकर उनकी वास्तविक दुनिया में वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था। उनमें से प्रत्येक को 10 क्रिस्टल की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास 4 क्रिस्टल कम है। हालांकि इसाबेल अब हताश है क्योंकि उसे लगता है कि ग्रेग वास्तविकता से दूर जा रहा है। इस प्रकार वह क्रिस्टल को एक पीसने वाले उपकरण में डालती है और उसे अपनी नाक में डालने का निर्देश देती है। ग्रेग थोड़ा हिचकिचा रहा है, लेकिन उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ ही समय बाद वह एक प्रयोगशाला में अपनी नाक में एक ट्यूब के साथ जागता है जो उसे ब्रेन बॉक्स नामक एक मशीन से जोड़ती है। इसाबेल भी उसके बगल वाली सीट पर ऐसी ही स्थिति में जागती है। ब्रेन बॉक्स की निगरानी कर रहा एक तकनीशियन इसाबेल को डॉ क्लेमेंस कहकर संबोधित करता है और उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वह जवाब देती है कि ग्रेग सिमुलेशन में एक नकली मानव से जुड़ गया था, इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें इससे बाहर निकाल दिया। फिर अटेंडेंट ग्रेग के पास जाता है, उसे डॉ विटल कहता है और उसे ब्रेन बॉक्स से अलग करता है। इसके बाद दंपत्ति बाहर निकलते हैं और ग्रेग यह देखकर दंग रह जाता है कि वे एक बड़े शांतिपूर्ण स्थान में हैं। जल्द ही 2 वैज्ञानिक उनके पास आते हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या उनके कार्यक्रम में कोई परेशानी आ रही है, लेकिन इसाबेल ने वहां से जाने से पहले उन्हें आश्वासन दिया कि कोई समस्या नहीं है। फिर वे शहर में जाते हैं और ग्रेग आश्चर्य करता है कि उसे यह दुनिया याद क्यों नहीं है। इसाबेल बताती हैं कि यह लंबे समय तक ब्रेन बॉक्स में रहने का एक सामान्य दुष्प्रभाव है। फिर वह उसे समुद्र के किनारे एक जगह दिखाती है जो बिल्कुल उसके चित्रों में दिखाए गए शांत दृश्य जैसा है। ग्रेग को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि यह उनका वास्तविक घर है। दोपहर में ग्रेग पूछता है कि क्या यह दुनिया हमेशा से इतनी परिपूर्ण रही है। इसाबेल जवाब देती हैं कि पहले यह प्रदूषण और गरीबी से ग्रस्त था, लेकिन यह सब तब बदल गया जब उन्होंने स्वचालन, सिंथेटिक जीव विज्ञान और क्षुद्र ग्रह खनन की खोज की। उसकी याददाश्त को जगाने के लिए इसाबेल थॉट विजुअलाइजर नामक एक उपकरण लाती है जिसका आविष्कार जाहिर तौर पर ग्रेग ने किया था। यह डिवाइस उपयोगकर्ता के कथनों को लाइव एनिमेशन में परिवर्तित करता है। थॉट विजुअलाइजर का उपयोग करते हुए इसाबेल बताती हैं कि कैसे सिंथेटिक जीव विज्ञान ने उनकी पर्यावरणीय समस्याओं को ठीक किया, जबकि क्षुद्र ग्रह खनन ने अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू किया। लोगों ने अपनी संपत्ति सभी के साथ साझा की और जल्द ही उन्होंने स्वचालित रोबोट बनाए जो कठिन कार्य करने लगे। सारे पैसे और समय के साथ लोग अपने जुनून का पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, इंसानों को अपनी शानदार दुनिया की इतनी आदत हो गई कि वे धीरे धीरे अपने आसपास की अद्भुत चीजों की सराहना नहीं करने लगे। यही कारण है कि इसाबेल ने ब्रेन बॉक्स बनाया ताकि लोग वास्तव में सराहना कर सकें कि उनकी दुनिया कितनी बुरी हो सकती है। उस शाम दोनों एक समारोह में भाग लेते हैं जहां प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कलाकार एकत्र हुए हैं। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ नाई से मिलते हैं जो ग्रेग के थॉट विजुअलाइजर की सराहना करते हैं। इसके बाद डॉ नाई एक निजी बातचीत के लिए ग्रेग के पास जाते हैं और ब्रेन बॉक्स परियोजना पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। इसाबेल, जिसने दोनों को धीमी आवाज में बात करते हुए देखा था, बाद में ग्रेग से पूछती है कि वे किस बारे में चर्चा कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि वह जानती हैं कि लोग ब्रेन बॉक्स परियोजना को लेकर कितने संशय में हैं और इससे वह बेहद नाराज हैं। किसी को पता न चले। एमिली की एक छाया अब पार्टी
पार्टी में प्रवेश कर चुकी है और अपने पिता को ढूंढ रही है। उस सप्ताह के अंत में इसाबेल ने एक सार्वजनिक समारोह में अपनी परियोजना के बारे में बात की। वह ग्रेग को मंच पर बुलाती है और दर्शकों को समझाती है कि ब्रेन बॉक्स में जाने से पहले उससे कई सवाल पूछे गए थे। इसाबेल अब वही सवाल पूछेगी और उसके जवाबों की तुलना उसके पिछले जवाबों से करेगी। इसके बाद वह कई सवाल पूछती है और ग्रेग के जवाब स्पष्ट रूप से उनकी दुनिया के प्रति उसके बदले नजरिए की ओर इशारा करते हैं। वह पहले चिड़चिड़ा और ऊबा हुआ था, लेकिन अब सिमुलेशन में रहने के बाद वह बेहद आभारी और खुश है। प्रस्तुति सफल रही और इसाबेल ने अपने भाषण के बाद काफी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब वह प्रशंसकों के एक समूह से घिर जाती है तो एमिली की छाया से ग्रेग पार्टी से बाहर निकल जाता है। जब वह उसका पीछा कर रहा होता है तो कुछ अजीब घटित होने लगता है। उनका प्राचीन स्थल अचानक भित्तिचित्रों और कचरे से अटा पड़ा है। दूसरी ओर एमिली अंततः ग्रेग से बात करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वह उसकी बेटी है और वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रहा है। एमिली बताती है कि उसने उसे एक बेघर तंबू में अपने हाथों में अजीब पीले क्रिस्टल के साथ पाया। वह उन क्रिस्टलों को लौटा देती है और बताती है कि उसे चुनना होगा कि वह कौन सी दुनिया चाहता है, यह परिपूर्ण दुनिया या टूटी हुई दुनिया जहां उसके बच्चे रहते हैं। अचानक ग्रेग इसाबेल को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनता है और नीचे की ओर भागता है, केवल यह देखने के लिए कि पार्टी में अराजकता है। यह उसे एक पीला क्रिस्टल लेने और भीड़ को इसाबेल से दूर धकेलने के लिए अपनी टेलीकिनेटिक शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ग्रेग फिर उसे पार्टी से बाहर खींचता है और वे देखते हैं कि ब्रेन बॉक्स के अंदर मौजूद नकली दुनिया अब उनकी सुखद दुनिया के साथ घुल मिल रही है। भ्रमित ग्रेग पूछता है कि क्या हो रहा है, जिस पर इसाबेल बताती है कि अपर्याप्त नीले क्रिस्टल का उपयोग करके ब्रेन बॉक्स से बाहर निकलने के कारण ऐसा हो सकता है। अब उन्हें सिमुलेशन में वापस लौटना होगा और फिर से सही मात्रा में नीले क्रिस्टल प्राप्त करने होंगे। कुछ क्षण बाद दोनों प्रयोगशाला में पहुंचते हैं और खुद को मशीन से जोड़ लेते हैं। वे जल्द ही सिमुलेशन में बेघर तंबू में वापस जागते हैं। इसके बाद वे तुरंत केंडो की इमारत की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो नीले क्रिस्टल का निर्माण कर सकता है। एक बार जब वे वहां पहुंचते हैं तो इसाबेल पास में पड़ी एक पिस्तौल पकड़ लेती है और केंडो को धमकी देती है कि वह उन्हें यथासंभव अधिक नीले क्रिस्टल दे। इसाबेल अब किनारे पर है और जब केंडो अपनी जेब में हाथ डालता है तो वह उसे गोली मार देती है। फिर वह उसकी पिछली जेब से नीले क्रिस्टल का एक पैकेट निकालती है और ग्रेग के साथ तंबू में वापस चली जाती है। दुर्भाग्य से गोली की आवाज सुनकर स्थानीय पुलिसकर्मी सतर्क हो गए हैं, जो अब इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रेग और इसाबेल फिर छत की ओर दौड़ते हैं और आग से बचने के लिए नीचे उतरते हैं। एक बार बाहर निकलने के बाद वे चोरी की कार में अपने तंबू की ओर जाते हैं, लेकिन चीजें बद से बदतर होती जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनके पास अभी भी पर्याप्त नीले क्रिस्टल नहीं है। पुलिस ने भी उनका पता लगा लिया है और दोनों को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पर्याप्त क्रिस्टल न होने पर केवल एक ही वास्तविक दुनिया में जाग सकता है, जबकि दूसरे को वहीं रहना पड़ता है। ग्रेग सुझाव देता है कि वह उसे मार दे ताकि वह वास्तविक दुनिया में स्वतः जाग सके, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। इसाबेल रोती है क्योंकि वह उस नकली दुनिया को बनाने के लिए दोषी महसूस करती है जिसमें वे फंस गए हैं, लेकिन ग्रेग उसे इस दुनिया में बिताए गए सभी अच्छे समय की याद दिलाता है। इसकी अप्रत्याशितता के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वह वहीं रुकने का फैसला करता है और उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहता है। इसाबेल घटनाओं के इस मोड़ से तबाह हो गई है, लेकिन उसके पास उसके फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद इसाबेल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देती है, जिससे ग्रेग को भागने का पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे ही वह पुलिस से घिर जाती है, वह अपनी वास्तविक दुनिया में जागने के लिए डिवाइस का उपयोग करती है। इस घटना के बाद ग्रेग को एहसास होता है कि वह सिमुलेशन में फंस गया है। वह एक पुनर्वास क्लिनिक में जाता है और एक सहायता समूह में शामिल होता है, जहां वह अपने परिवार और अपने जीवन के बारे में बात करता है। फिल्म का अंत तब होता है जब वह अपनी बेटी एमिली से मिलता है, जो उसे दोबारा देखकर खुश होती है।